हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। चलिए आज हम पी ब्लॉक के तत्वों को जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो जो है लंबा होगा, आप लास्ट तक बने रहिएगा और कोशिश करेंगे कि आज ये वीडियो जो है ये लेक्चर के साथ ही यह टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमने इसके बहुत सारे सीरीज बना लिए, बहुत बहुत लेक्चर ज़्यादा हो गया। तो इसमें कोशिश करते हैं ये लंबा हो भले, और आज इसको खत्म करेंगे। ठीक, हमने देखा था पिछले वीडियो में अंतिम की आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। आवर्त सारणी में सबसे अधिक अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। ठीक, जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है सर्वाधिक क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है। ओके, आवर्त सारणी में सर्वाधिक जो है विद्युत ऋणात्मकता होती है फ्लोरीन की, और इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है सबसे अधिक जो है क्लोरीन, है ना। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। तो इसका कारण ये है, देखो होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होना चाहिए क्लोरीन से, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से ज्यादा होती है। इसका कारण अगर हम समझने की कोशिश करें, है ना, एक प्रश्न बनता है। प्रश्न ये बनता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से ज्यादा होती है, क्यों? है ना, क्यों इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है ज्यादा होती है? ठीक, तो इसका कारण है, जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का आकार आवश्यकता से ज्यादा छोटा होता है। फ्लोरीन का आकार आकार आवश्यकता से अधिक छोटा होने के कारण, है ना, आवश्यकता से ज्यादा छोटा होता है, जिसके कारण होने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की इच्छा इच्छा नहीं रखता, जबकि क्लोरीन का आकार बड़ा होता है तथा साथ ही क्लोरीन के पास डी कक्षक भी उपस्थित होते हैं। डी कक्षक भी उपस्थित होते हैं जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। ठीक, अतः क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता
फ्लोरीन से अधिक होती है। अच्छा, क्लोरीन की जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है। ठीक है भाई, यही कारण है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है फ्लोरीन से अधिक होती है। ठीक, ओके। अब यहीं पे देखें, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब देखते हैं इसका बंद ऊर्जा क्रम। बंद ऊर्जा, बंद ऊर्जा का देखो भाई, आकार छोटा होने से बंद ऊर्जा जो है अधिक होती है। आकार जैसे बढ़ता जाता है बंद ऊर्जा कम होती है। ठीक है, तो यहां पे फ्लोरीन का जो है आकार आवश्यकता से ज्यादा छोटा है। ठीक, तो बंद ऊर्जा का क्रम जो है ऐसा होना चाहिए एक्चुअल में कि सबसे ज्यादा होना चाहिए फ्लोरीन का, फिर होना चाहिए क्लोरीन का, फिर होना चाहिए ब्रोमीन का, फिर होना चाहिए आयोडीन का। ऐसा होना चाहिए। ठीक, ऐसा जो है होना चाहिए इस क्रम में, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका क्रम जो होता है, सबसे ज्यादा बंद ऊर्जा होता है क्लोरीन का, बंद ऊर्जा सबसे ज्यादा क्लोरीन का, फिर उसके बाद आता है ब्रोमीन का, फिर उसके बाद आता है फ्लोरीन का, फिर आता है आयोडीन। ठीक, तो ऐसा बंद ऊर्जा होने के पीछे कारण यह है कि जो फ्लोरीन का आकार जो होता है वह आवश्यकता से ज्यादा छोटा है। आवश्यकता से ज्यादा छोटा होने के चलते उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच में ही प्रतिकर्षण होता है, जिससे बंद ऊर्जा इनका जो है कम हो जाता है। ठीक, आकार जरूरत से अधिक छोटा होने के कारण, छोटा होने के कारण फ्लोरीन की फ्लोरीन की बंद ऊर्जा कम होती है। ठीक है भाई, इस तरीके से। ओके, तो यह है पी ब्लॉक के तत्वों में आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है फ्लोरीन की, जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है। अब प्रश्न बनता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से ज्यादा होती है, क्यों? क्लोरीन का आकार आवश्यकता से अधिक छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण की इच्छा जो है नहीं रखता, जबकि क्लोरीन का आकार बड़ा होता है, साथ ही क्लोरीन के पास डी कक्षक भी उपस्थित होते हैं, जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। अतः क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं बंद क्रम, बंद ऊर्जा का क्रम। तो इसके अनुसार जो है फ्लोरीन का अधिक होना चाहिए, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लेकिन ऐसा नहीं होता, सबसे अधिक जो है क्लोरीन का बंद ऊर्जा है, फिर ब्रोमीन का, फिर फ्लोरीन का, फिर आयोडीन का। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है कि फ्लोरीन का आकार आवश्यकता से अधिक छोटा है, जिसके कारण फ्लोरीन की बंद ऊर्जा कम होती है, क्योंकि आकार छोटा होने से फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों के बीच में ही प्रतिकर्षण होता है ना। फ्लोरीन के फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, जिससे इनकी बंद ऊर्जा जो है कम है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक, हो गया। ओके, ठीक, ये था फ्लोरीन और फ्लोरीन तथा क्लोरीन, इनके विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता और इनके बंध क्रम के संदर्भ में। ठीक, अब देखते हैं हैलोजन का अन्य हैलोजनों से क्रिया। ठीक, होता क्या है, हैलोजन अपने ही ग्रुप के अन्य हैलोजन के साथ क्रिया करता है, जिसमें एक हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, दूसरे की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। तो ऐसे हैलोजनों के बीच में क्रिया होती है। ठीक है, अन्य हैलोजन से क्रिया।
अन्य अन्य हैलोजन से क्रिया। ठीक, तो अन्य हैलोजन से जब ये क्रिया करता है तो यह क्रिया करके कुछ इस तरीके से बनाता है एक्स एक्स डेस, एक्स एक्स डेस 3, एक्स एक्स डेस 5, एक्स एक्स डेस 7, इस तरीके के यौगिक बनाता है, जहां पर एक्स इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। इसकी जो है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है और जो एक्स डैश है इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। ठीक है, ठीक है भाई, इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, अधिक होगी। ओके, ठीक, चलिए अब देखते हैं ये यौगिक जो होती हैं ये हैलोजन से ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ठीक, एक विशेष बात, जब ये यौगिक बनते हैं तो इस यौगिकों की विशेषता होती है, ये यौगिक हैलोजनों से ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ये यौगिक जो है अन्य हैलोजनों से जो है ये यौगिक ज्यादा क्रियाशील है। ठीक है, ओके, तो इसे समझने के लिए अपन देखते हैं, उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलो बन गया ICl, ठीक, तथा अपने पास है Cl2, ठीक है, ये हैलो, क्लियर। तो इन दोनों की के मध्य क्रियाशीलता अगर देखा जाए तो ICl की क्रियाशीलता जो है अधिक होगी Cl2। ओके, ICl की क्रियाशीलता अधिक होगी Cl2 से। ओके, ठीक है भाई, तो यहां पे आप देखेंगे Cl2 को अगर बात करें, ये Cl2 एक प्रकार का यौगिक हो गया और ICl भी एक प्रकार का यौगिक है। इन दोनों की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे Cl2 जो है क्या है, समान विद्युत ऋणात्मकता वाले हैं, अर्थात ये जो है अध्रुवी यौगिक है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, समान, दोनों क्लोरीन के बीच में जो है समान विद्युत ऋणात्मकता है। ठीक, तो समान विद्युत ऋणात्मकता, समान विद्युत ऋणात्मकता वाला यौगिक, जिसमें समान विद्युत ऋणात्मकता है दोनों तत्वों की, अर्थात ये क्या होगा, अध्रुवीय यौगिक, अध्रुवीय यौगिक। वहीं पे देखें ICl, ICl जो है ये अलग अलग विद्युत ऋणात्मकता वाला यौगिक है। अलग अलग विद्युत, अलग अलग विद्युत ऋणात्मकता वाला यौगिक, यानी कि एक ऐसा यौगिक होगा ध्रुवीय यौगिक। विद्युत ऋणात्मकताएं अलग अलग होंगी तो ये ध्रुवित होंगी, एक की पॉजिटिव एक की नेगेटिव, उसमें पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव में। ठीक है भाई, इस तरीके से। ठीक, इनके अध्रुवीय यौगिकों के अन्य उदाहरण अगर देखें तो एक तो है Cl2 ही, I2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, इस तरीके से ये। ठीक, और ये तो खुद ही है अलग अलग विद्युत ऋणात्मकता वाला यौगिक। ठीक है भाई, ओके, ठीक, चलिए नोट कर लीजिए यहां तक।
हो गया? ठीक। अब देखते हैं डाइक्लोरीन। डाइक्लोरीन की निर्माण विधियां बात करते हैं। ठीक, इनके कुछ यौगिकों पे बात करें तो Cl2 यानी कि डाइक्लोरीन। डाइक्लोरीन, तो इस डाइक्लोरीन की निर्माण विधि सबसे पहले देखते हैं, जिसे पायरोलुसाइड के द्वारा बनाना सीखेंगे। ठीक है, पायरोलुसाइड MnO2 HCl से क्रिया करता है और MnCl2 तथा H2O और Cl2 बनाता है। पायरोलुसाइड निर्माण पायरोलुसाइड द्वारा, पायरोलुसाइड द्वारा इसमें MnO2 को लेकर HCl से क्रिया कराते हैं तो ये बनाता है MnCl2 H2O और Cl2 यानी कि डाइक्लोरीन का निर्माण करता है। ठीक है भाई, ओके। इस तरीके से जो है इसका निर्माण होगा। फिर अगला एक और अभिक्रिया से भी इसको बनाया जा सकता है, जिसमें MnO2 पायरोलुसाइड को सोडियम क्लोराइड और H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो ये बनता है। ठीक, देखें MnO2 प्लस NaCl तथा H2SO4 इनके बीच में जब क्रिया कराते हैं तो ये बनाता है MnCl2 H2O Cl2 तथा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, ये बनाएगा MnCl2, ठीक है, MnCl2 फिर H2O Cl2 तथा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, इस तरीके से जो है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट होता है और यहाँ पे भी डाइक्लोरीन, यहाँ पे भी डाइक्लोरीन का निर्माण होता है। ठीक है, ओके। इस तरीके से पायरोलुसाइड द्वारा जो है अपन डाइक्लोरीन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं डाकांस प्रक्रम द्वारा। डाकांस प्रक्रम द्वारा जो है क्लोरीन का डाइक्लोरीन का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें HCl की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं CuCl2 की उपस्थिति में और 273 केल्विन ताप पर क्लोरीन बनता है तथा पानी जो है बाहर निकलता है। ठीक, डाकांस प्रक्रम। डाकांस प्रक्रम, डाकांस प्रक्रम में जो है HCl की क्रिया, HCl की क्रिया कराते हैं O2 से। यहाँ पे CuCl2 रहता है और 723 केल्विन ताप रहता है और ये बनाता है Cl2 तथा H2O जो है यहाँ से बाहर निकलता है। ठीक, इस तरीके से डाकांस प्रक्रम से हम जो है इसको बना सकते। ठीक, ओके। तीसरा है गलित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अवघटन। ठीक, गलित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अवघटन से भी जो है डाइक्लोरीन का निर्माण किया जाता है। गलित विद्युत अवघटन द्वारा, विद्युत अपघटन। चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले पेज में बनाते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया? ठीक, तीसरा है निर्माण विधि में विद्युत अपघटन द्वारा। विद्युत अपघटन, तो विद्युत अपघटन किया जाता है गलित सोडियम क्लोराइड का, गलित
सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से। ठीक, विद्युत अपघटन करने के लिए ऐसा सेटअप लगाया जाएगा जिसमें यहां पे ये जो है सोडियम क्लोराइड का गलित अवस्था या विलयन कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रोड हैं, इसमें से एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव। एक नेगेटिव। तो यहां पर जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव भाग है वह जो है एनोड है, नेगेटिव भाग जो है कैथोड है। ठीक, तो यहां पे करंट जब दिया जाता है तो विद्युत अपघटन होता है। तो विद्युत अपघटन होने से, है ना, जैसे इसकी गलित अवस्था में देखें तो सोडियम क्लोराइड की गलित अवस्था में NaCl जो है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जा रहा है, या जलीय विलयन अवस्था में भी बोले। ठीक, अब होगा क्या, इसका जो सोडियम है वो जाएगा कैथोड में। ठीक, सोडियम जाएगा कैथोड में, यहां पे सोडियम और क्लोराइड के आयन है, सोडियम जाएगा कैथोड में, ये जाएगा कैथोड में। ठीक, तो कैथोड में जाएगा जहां पे कौन सा आवेश है, नेगेटिव आवेश है, तो वहां जाके ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है भाई, या तो किसी को ऐसे कर सकते हैं, कैथोड में गया, कैथोड से जो है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और वहां पे सोडियम में जो है ये अवक्षेपित हो जाएगा। ठीक, दूसरा है एनोड। एनोड पर जो है पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे जाएगा कौन, क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन यहां जाता है और यहां से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक, और यहां पे जो है डाइक्लोरीन प्राप्त होता है। तो इस तरीके से गलित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन में एनोड में जो है डाइक्लोरीन प्राप्त होता है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए भाई। ओके, ठीक, हो गया। ओके, ठीक, अब देखते हैं क्लोरीन की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक, किन पे बात करेंगे अपन, क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रियाओं पे बात करेंगे। वहां पे देखेंगे बारी बारी से कि विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे है होती हैं। ठीक, तो इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। ओके, तो आप भी कॉपी पेन तैयार रखिएगा और हमारे साथ जो है करते चलिए। ठीक, ओके, तो बीच में ले लो भाई पहले क्लोरीन। क्लोरीन, ओके, ठीक है, ये क्लोरीन। ठीक, क्लोरीन जो है सोडियम से क्रिया करता है, ये तो सभी को पता होगा, बहुत फेमस रिएक्शन है। सोडियम से क्रिया करेगा और ये बनाएगा क्या, सोडियम क्लोराइड। ठीक, क्लोरीन सोडियम से क्रिया करेगा और बनाएगा सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम जो है H2S से क्रिया करके ये बनाता है ना, सोडियम, सॉरी, क्लोरीन जो है H2S से क्रिया, देखते हैं H2S से क्रिया क्लोरीन की, तो यहां पे H2S के साथ क्रिया करके ये सल्फर को बाहर निकालता है और ये HCl बना लेता है। ठीक, सल्फर को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा और क्या बना लेगा उसके साथ, HCl। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्लोरीन की क्रिया C6H16 के साथ। ओके, C10H16, C10H16 इसके साथ जब क्रिया करेगा तो ये कार्बन अलग हो जाता है और HCl बना लेता है। ठीक, तो 10 कार्बन अलग और जो है
HCl बनाता है, 16 HCl का जो है यहाँ पे निर्माण करेगा। ठीक, उस तरीके से संख्या आप लोग जो है इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है भाई, ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं क्लोरीन की अभिक्रिया जो है आयरन के साथ। अगर क्लोरीन आयरन के साथ क्रिया करे, किसके साथ? आयरन के साथ, तो आयरन के साथ क्रिया करके ये बनाएगा FeCl3, है ना, FeCl3 बनाता है। ठीक, ओके। FeCl2 भी बनाता है, वो थोड़े समय के लिए FeCl2 के रूप में रहता है, फिर वो फेरस जो है फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है, तो FeCl3 में बदल जाता है। ठीक है भाई, ओके, ठीक। चलिए अब देखते हैं क्लोरीन की क्रिया जो है फास्फोरस के साथ। क्लोरीन की क्रिया फास्फोरस के साथ, तो फास्फोरस के साथ क्लोरीन क्रिया करके PCl5 बनाता है। ठीक, PCl5 बनाता है और क्लोरीन फास्फोरस के साथ। ठीक है, ओके। अब देखते हैं एल्यूमिनियम के साथ क्लोरीन की क्रिया। एल्यूमिनियम के साथ क्लोरीन की क्रिया करेगा तो ये जो है आयरन के जैसा ही रिएक्शन देगा, AlCl3, है ना, आयरन के समान ही ये क्रिया करके AlCl3 बनाएगा। ठीक, अब देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ जो है ये रिएक्ट करता है और CH CH Cl और Cl, इस तरीके से यौगिक का जो है ये निर्माण करता है कि यहाँ का डबल बॉन्ड टूट जाता है और दोनों इधर क्लोरीन के साथ जो है जुड़ जाते हैं। ठीक है भाई, अब देखेंगे इसकी क्रिया जो है सल्फर से। सल्फर से क्लोरीन की क्रिया सल्फर से, तो ये बनाता है H2Cl2। सल्फर के साथ जो है क्रिया करके ये H2Cl2 बनाएगा। और वहीं हाइड्रोजन के साथ इसकी क्रिया देखें, हाइड्रोजन के साथ अगर देखें तो ये बनाएगा क्या? HCl। हाइड्रोजन के साथ ये क्रिया करेगा और बनाएगा क्या? HCl, 2H। ठीक है, इस तरीके से। अब देखते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया जो कि बहुत ही फेमस है। अब इसकी क्रिया कराते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, कराते हैं मेथेन से। ठीक, मेथेन से जब क्रिया कराते हैं तो ये सबसे पहले बनाता है CH4Cl, है ना, CH4Cl, क्लोरोमेथेन। अब ये जो है फिर एक HCl जो है यहां से बाहर निकलता है। ठीक, फिर ये बना लेगा CH2Cl2, फिर यहां से फिर HCl, तो ये बनाता है CHCl3, फिर यहां से HCl, तो ऐसी करते 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 अंतिम में जो है CCl4, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक, CCl4। तो इस अभिक्रिया को जो है चेन रिएक्शन बोलते हैं या श्रृंखला अभिक्रिया कहा जाता है। श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक, श्रृंखला अभिक्रिया में जो है लास्ट में कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो ये कुछ जो है क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। क्लोरीन की, डाइक्लोरीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक, जिसको आप चार्ट के माध्यम से बनाइए और जो है सीखिए। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, नोट कर लिए? ठीक, अब देखते हैं क्लोरीन की अमोनिया से क्रिया। क्लोरीन की अमोनिया के साथ क्रिया दो अलग अलग केसेस में होता है। ठीक, कि अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया फर्स्ट केस नंबर 1 इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो पहले में क्या होता है, क्लोरीन लेते हैं,
साथ में अमोनिया लेते हैं और अमोनिया की मात्रा यहाँ जो है अधिक होती है, अमोनिया जो लेंगे यहाँ पे अधिक के मात्रा में लेंगे, अधिक के मात्रा में जब यहाँ पे लेंगे और क्रिया कराएंगे तो अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन जो है यहाँ पे अलग निकल जाए, अमोनियम क्लोराइड प्लस डाई नाइट्रोजन। ठीक, ये पहला स्थिति है। ठीक, दूसरे स्थिति में है ना, दूसरे स्थिति में जब हम अमोनिया लेते हैं और क्लोरीन डाई क्लोरीन लेते हैं तो यहाँ डाई क्लोरीन की अधिक की मात्रा होती है, डाई क्लोरीन की अधिक की मात्रा, जब डाई क्लोरीन की अधिक की मात्रा लेते हैं तो यहाँ पे बनता है PCl3, क्या बनता है यहाँ पे PCl3 और यहाँ पे बाहर निकलता है HCl। ये जो PCl3 जो बनता है ये विस्फोटक है। ठीक है भाई, तो ये डिपेंड करता है कि आप क्लोरीन और अमोनिया में से किसकी मात्रा ज्यादा ले रहे हैं। अगर अमोनिया की मात्रा ज्यादा ले रहे हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और NO2 जो है बाहर निकलेगी। अगर क्लोरीन की मात्रा अधिक लेंगे तो वह PCl3 बनेगा जो कि एक विस्फोटक। ठीक है, ओके। देन अब देखते हैं इसकी क्रिया जो है क्षार के साथ। चलो लिख लीजिए इसको पहले। ठीक हो गया, ओके। डाइक्लोरीन की अभिक्रिया अब क्षार के साथ, क्षार के साथ क्रिया, क्षार के साथ क्रिया कराते हैं। ठीक, तो जो डाइक्लोरीन होता है ये क्षार के साथ क्रिया करता है और कुछ इस तरीके के रासायनिक अभिक्रियाएं देती हैं, जिसको आपको देखिए। ठीक, X2 यानी कि ये क्या है, डाइक्लोरीन के लिए है, रिएक्ट करता है क्षार यानी कि NaOH, NaOH एक क्षार है। ठीक, और यहाँ पे ये क्षार जो है ठंडा है साथ में तनु है। ठीक, ठंडा है और तनु है। ठीक, तो इनसे क्रिया करता है तो ये बनाता है NaXH2O और NaOX, NaXH2O और NaOX कुछ इस तरीके का यौगिक बनाता है। ठीक है, इस तरीके का यौगिक जो है बनाता है। तो इसको अगर आप देखें ढांचा के रूप में, एक्स की जगह पर जो है क्लोरीन भी हो सकता है, बाकी हेलोजन भी जो है हो सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ एक्स की जगह पे बाकी हेलोजन भी हो सकता है, क्लोरीन को लेना हो तो क्लोरीन के साथ आप ले सकते हैं, है ना। अपन यहाँ क्लोरीन पढ़ रहे हैं तो क्लोरीन के साथ ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन भी ले सकते हैं। ठीक है, ये सबको जो है यहाँ पे लिया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, अब अगर डाइक्लोरीन लेते और क्षार के साथ क्रिया कराते, कंडीशन बस ये है कि यहां पे जो क्षार होगा वो गर्म होगा और सांद्र होगा। यहां पे क्षार गर्म तथा सांद्र होगा। इससे पहले हम लोगों ने देखा था क्षार जो है ठंडा था, तनु। तो यहाँ पे अब क्या है, गर्म है और ये जो है सांद्र है। तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे जो बनाता है NaX बनाएगा, H2O बनाएगा, साथ में यहां पर जो आएगा NaOX3, सॉरी NaXO3, NaXO3 इस तरीके का यौगिक बनाएगा। ठीक है, तो जहां जहां X दिख रहा है वहां पे आप क्लोरीन को डाल सकते हैं। क्लियर है। तो यहां पे जब इस रासायनिक अभिक्रिया की बात होगी तो यहाँ पे इसका -1 ऑक्सीकरण संख्या होती है, इसका +1, तो यहाँ -1, लेकिन जब यहाँ निकलता है, यहाँ पे जब जाता है ना, तो यहाँ पे इसका +1 हो जाता है। ठीक है, हेलोजन का, क्लोरीन का यहाँ पे -1 था और लास्ट में इधर चला गया और क्या बन गया, +1। ठीक है, देन यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो -1 ही है ना, क्लोरीन का यहाँ पे -1 है, लेकिन जब ये उस पार चले जाता है प्रोडक्ट बन के, तो यहाँ पे जो है ये -2 ऑक्सीडेशन संख्या जो है आ जाता है। ठीक,
तो आप देख पा रहे हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया में एक ही तत्व का एक बार क्या हो रहा है, इस तत्व का एक बार क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या -1 से +1 हुआ, मतलब ये क्या हो गया, बढ़ा यानी क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और इसी रासायनिक अभिक्रिया में ही दूसरे बार क्या हो रहा है, यहां से यहां क्या दिख रहा है, -1 से +1, तो -1 से -2, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रहा है, कम हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। ठीक, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक ही तत्व का ऑक्सीकरण और अपचयन हो, है ना, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को असमानुपातन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असमानुपातन अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, असमानुपातन अभिक्रिया। ठीक, असमानुपातन अभिक्रिया क्या होती है, जब एक ही रासायनिक अभिक्रिया में जो है एक ही तत्व का ऑक्सीकरण और अपचयन हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, असमानुपातन अभिक्रिया। जिसमें देख सकते हैं यहाँ हेलोजन हेलोजन है, तो इसको अपन देखो इस तरीके से लिख दे रहे हैं, Cl प्लस H2O प्लस NaCl NaOCl। यहाँ पे जब आता NaCl प्लस H2O प्लस NaClO3, तो यहाँ पे जो X है वो Cl है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बार Cl का -1 से +1 हो जाता है और दूसरे बार Cl का जो है -1 से -2 हो जाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। तो एक ही तत्व का ऑक्सीकरण और अपचयन जब होता है किसी एक रासायनिक अभिक्रिया में, तो उसे हम असमानुपातन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। और क्लोरीन जो है असमानुपातन रासायनिक अभिक्रिया शो करता है। ओके, हो गया। तो ये था क्षार के साथ क्रिया। अब देखते हैं क्लोरीन के विरंजक गुण। विरंजक गुण, ठीक, क्लोरीन का जो है विरंजक गुण। विरंजक मतलब कोई पदार्थ अगर रंगीन है तो क्लोरीन डालने पर उसको जो है रंगहीन कर देता है। ठीक है, ओके। तो क्लोरीन से जो है ब्लीचिंग पाउडर बनता है, Cl2। Cl2 जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है और ये बनाता है CaOCl, CaOCl2। ये जो है यही क्या कहलाता है, ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहलाता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। क्लोरीन की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो जो बनता है CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक, ओके। ये जो है ऑक्सीडेटिव विरंजक का भी काम करती है ना। तो कैसे ये विरंजक का काम करती है जरा देखते हैं, है ना, कैसे ये विरंजक का काम करती है। ऑक्सीडेटिव विरंजक मतलब ये कैसे काम करती है कि ये जो है रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देता है। ठीक, देखिए ये जो Cl2 है, इसकी क्रिया पानी से जब होती है, इसकी क्रिया पानी से जब होती है तो ये बनाता है HCl तथा HOCl। क्या बनाएगा, जब क्लोरीन की क्रिया पानी से कराते हैं तो ये बनाता है HCl और HOCl। ठीक, अब ये HOCl जो है, ये HOCl आगे क्या करता है, ये HOCl जो बना है, ये HOCl आगे जाता है
तो जब क्लोरीन की क्रिया पानी से होती है तो ये HCl और HOCl बनाता है। अब ये जो HOCl है, ये HOCl HCl में टूटता है और एक नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करता है। HCl में टूटेगा और एक नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करेगा। नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, ये नवजात ऑक्सीजन का जो है निर्माण करता है और ये नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति से ही ये जो है क्या कर देता है, उस पदार्थ को रंगहीन कर देता है। ठीक है, समझ आ रहा है? ये नवजात ऑक्सीजन ही उस पदार्थ को क्या कर देता है, रंगहीन कर देता है। ठीक ठीक, ओके, समझ में आ रहा है भाई? इसी की उपस्थिति के चलते वह जो है ब्लीचिंग पाउडर जो है पदार्थ को रंगहीन कर देता है। ठीक, और ये जो है एक ऑक्सीडेटिव विरंजक है। कैसा है ये? क्लोरीन एक ऑक्सीडेटिव विरंजक है। ऑक्सीडेटिव विरंजक, और इसमें से अगर एक बार ये विरंजक हो गया तो ये रंग वापस नहीं आता। ठीक, स्थायी रूप से रंगहीन हो जाता है। ठीक, एक बार कलर चला गया तो ये रंग जो है वापस नहीं आता। ठीक, स्थायी रंग नहीं। चलिए नोट कर लीजिए। ओके, हो गया। ठीक, नेक्स्ट अब देखते हैं क्लोरीन डाइक्लोरीन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। ठीक, महत्वपूर्ण यौगिक, डाइक्लोरीन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। ठीक, सबसे पहले तो देखते हैं HCl। आप लोगों ने इसे बहुत बार सुना होगा, देखा भी होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, लगाइए हेडिंग, सबसे पहला यौगिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, तो HCl का निर्माण देखते हैं सबसे पहले। HCl जो है क्लोरीन का एक महत्वपूर्ण यौगिक है। चलिए देखते हैं इसकी निर्माण कैसे की जाती है। तो सोडियम क्लोराइड की क्रिया जब H2SO4 से कराई जाती है 420 केल्विन टेम्परेचर पर, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और HCl जो है बाहर निकलता है। ठीक, सोडियम क्लोराइड की क्रिया H2SO4, सोडियम क्लोराइड की क्रिया H2SO4 से कराई जाती है 423 केल्विन 420 केल्विन ताप पर। ठीक, तो ये बना लेता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और HCl जो है बाहर निकलता है। ठीक, ओके। दूसरा विधि है जिसमें हम सोडियम क्लोराइड की क्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से, और ये 823 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से 823 केल्विन टेम्परेचर पर ये सोडियम सल्फेट बनाता है और HCl बाहर। ठीक, दूसरी विधि है जिसमें हम NaCl की क्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से, और यहां पर जो टेम्परेचर होता है ये 823 केल्विन टेम्परेचर। यहां पे बनता है Na2SO4 और HCl जो है बाहर निकलता है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमें प्राप्त होती है। ठीक, ओके, ठीक है। अब देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया करता है और अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करता है। ठीक,
ammonium chloride when react with HCl, so it is giving NH4Cl. अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है और अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट की क्रिया HCl से कराने पर Na2CO3 एंड HCl, Na2CO3 HCl, इसकी क्रिया जब कराते हैं तो NaCl बनता है और जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है बाहर निकलता है। ठीक, NaCl बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जो है पानी बाहर निकलेगा। ठीक है भाई, NaCl कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है इसके साथ जो है बाहर निकल जाता है। ठीक, अब इसकी क्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब इसकी क्रिया कराते हैं, किसकी क्रिया, HCl की। ठीक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, इसके साथ क्रिया कराने पर यहां पे भी NaCl बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पानी जो है बाहर निकल जाता है। ठीक, NaCl बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है बाहर निकलेगा। NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और जो है पानी। ठीक, इस तरीके से ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की निर्माण विधि है। ये कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, नेक्स्ट स्लाइड में और रासायनिक अभिक्रियाओं को देखेंगे, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक हो गया। अब देखते हैं HCl की क्रिया जो है सोडियम सल्फेट सल्फाइड के साथ, सॉरी, अब देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की चौथी क्रिया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और इस सॉरी कार्बोनेट के साथ हम लोगों ने देख लिया, SO3 के साथ इसकी क्रिया कराएंगे HCl से। तो ये जो है क्रिया करता है और ये बनाएगा NaCl बनाएगा, H2O बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड इसमें बाहर निकलेगा। देखो भाई Na2CO3 के साथ अगर देखें तो इस पे कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे बनता है क्या, यहाँ पे बनता है NaCl प्लस CO2 और H2O। तो यहाँ पे बनेगा NaCl प्लस H2O और जो CO2 बन रहा है वहां पे SO2 बनेगा। ठीक है, यही अंतर है, CO2 जहां पे बन रहा था वहां पे क्या बनेगा, SO2 बनेगा। ठीक, ओके ओके, आपने ये चीज नोटिस किया कि सभी जगह पे पानी जो है बाहर निकल रहा था। ठीक, पानी सभी जगह पे बाहर निकला। ठीक, इस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाएं इनके साथ ये देती है। अब देखते हैं इसकी क्रिया धातुओं के साथ, है ना, तो धातुओं में देखेंगे गोल्ड और प्लेटिनम से। ठीक, तो इनके साथ रिएक्शन करने में अपन देखेंगे गोल्ड एवं पीटी से क्रिया। ठीक, इनके साथ क्रिया जो है ये एक्वा रेजिया से करता है। ठीक है, किस फॉर्म में रहता है ये, वहां पे एक्वा रेजिया यानी कि अम्लराज, अम्लराज। ठीक, यहां से जो है इनके साथ क्रिया करता है। अब देखते हैं एक्वा रेजिया या अम्लराज है क्या चीज। तो एक्वा रेजिया अम्लराज जो होता है ये सांद्र HNO3 तथा सांद्र HCl, इसका 1:3 में मिलावट है। यानी कि अगर HNO3 आप 1 ml ले रहे हैं तो सांद्र HCl जो है 3 ml लेंगे। इसको जब मिलाएंगे तो जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, अम्लराज या एक्वा रेजिया। ठीक है, ओके।
तो एक्वारेजिया काम कैसे करता है इसको जरा हम समझते हैं। ठीक, एक्वारेजिया में कौन कौन होंगे? HNO3 होगा प्लस HCl होगा। ठीक, ये आपस में क्रिया करते हैं। HNO3 और HCl जो सांद्र हैं दोनों आपस में क्रिया करते हैं और ये बनाते हैं NOCl, है ना, NOCl H2O तथा ये नवजात क्लोरीन निकालते हैं। ठीक है, क्या बनता है यहाँ पे? नवजात क्लोरीन। नवजात क्लोरीन, नवजात क्लोरीन का निर्माण करते हैं। फिर ये नवजात क्लोरीन जो है प्लेटिनम और सोने के साथ क्रिया करता है। ठीक, तो यहाँ पे गोल्ड के साथ, गोल्ड के साथ क्रिया करेगा कौन? ये नवजात क्लोरीन। ठीक, नवजात क्लोरीन गोल्ड के साथ क्रिया करता है और ये बनाता है AuCl3। क्या बनाएगा? AuCl3। ये AuCl3 बनाएगा, फिर इसकी क्रिया जो है अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं। फिर से HCl जो उपस्थित रहता है वो फिर से वहां पे जुड़ता है और ये बनाता है इसे AuCl4। ठीक, AuCl4 और जो है यहाँ पे ये जो H है जुड़ जाता है। तो इस तरीके से ये एक संकुल बनता है। ठीक, क्या बन जाता है? संकुल। और ये जो है ये ऑरोक्लोरिक अम्ल है। ये क्या है? ऑरोक्लोरिक अम्ल। तो इस तरीके से ये एक संकुल बना लेता है। ठीक, यानी कि अम्लराज में सोना घुल जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखें यहाँ पे प्लेटिनम का। पीटी के साथ भी अगर देखें तो इसके साथ कौन क्रिया करेगा? नवजात क्लोरीन। ये नवजात क्लोरीन इसके साथ क्रिया करेगा और ये बनाता है PTCl4। फिर नवजात सॉरी अम्लराज में ही जो HCl उपस्थित होगा वो फिर से इसके साथ जुड़ जाता है और ये बना लेगा कुछ इस तरीके से PTCl6 और H, PTCl6 और H, हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट अम्ल, हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट अम्ल। हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट अम्ल। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि HCl जो है इनके साथ भी क्रिया करता है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया? ठीक, अगला देखते हैं आयरन के साथ HCl की क्रिया। आयरन के साथ जब HCl क्रिया करता है तो ये बनाता है FeCl2। थ्री फॉर्म में भी दिखाता है FeCl3। ये कुछ समय के लिए रहेगा और FeCl3 में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है भाई, क्योंकि ये अधिक समय तक स्थायी इस रूप में नहीं रह पाता। ठीक, तो इस तरीके से ये क्रिया करेगा। ठीक, नोट हो गया? ठीक, चलिए अब देखते हैं क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल। ठीक, क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल की चर्चा होगी कि क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल कौन कौन। ठीक, चलिए लगाइए हेडिंग के ऑक्सी अम्ल। क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल। ठीक, सबसे पहले HClO हाइपोक्लोरस अम्ल। पहला क्या है? हाइपोक्लोरस अम्ल। हाइपोक्लोरस अम्ल। ठीक, हाइपोक्लोरस अम्ल का सूत्र है HClO हाइपोक्लोरस अम्ल। ठीक, इसकी संरचना की बात करें, इसकी संरचना की अगर बात करें तो ये इसकी संरचना होगी ClOH। ठीक, ठीक है,
यहां पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो आप पाएंगे क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या प्लस माइनस का 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना, प्लस का 1। तो क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल के आ रहा है, प्लस का 1। ठीक। हाइपोक्लोरस अम्ल में हाइपोक्लोरस का सूत्र है HClO। ठीक है, संरचना है इस तरीके से Cl सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड H। ऑक्सीकरण संख्या में क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या निकल के आता है यहाँ पे कितना, प्लस का 1। ठीक, ये हो गया हाइपोक्लोरस अम्ल। दूसरा अम्ल है क्लोरस अम्ल, HClO2। दूसरा है क्लोरस अम्ल, क्लोरस अम्ल, क्लोरस अम्ल। इसका सूत्र है, सूत्र HClO2, HClO2। इसकी अगर संरचना देखें तो इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होगी। ये जो है क्लोरस अम्ल की संरचना है। ठीक है, अब यहां पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखें। इसकी ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो X प्लस माइनस का 2 इंटू 2 प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक, यहां पे देखेंगे माइनस का 4 प्लस का 1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस का 3 इक्वल टू 0। इट मीन्स x इक्वल टू प्लस का 3। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या जो है इसका प्लस का 3। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे कितना है, प्लस का 3। ठीक, यह है कौन सा अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल। ठीक, ओके। अब देखते हैं परक्लोरिक अम्ल। तीसरा है परक्लोरिक अम्ल, परक्लोरिक परक्लोरिक अम्ल। ठीक है, परक्लोरिक अम्ल इसका सूत्र जो है यह है HClO4। ठीक, HClO4, HClO4। यहां पे इसकी संरचना की बात करें तो क्लोरीन इस तरीके से OH, इस तरीके से जो है ये इसकी संरचना होगी। ठीक, यहां पे इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालें, ऑक्सीकरण संख्या निकालें परक्लोरिक अम्ल की, तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना रहता है उसको मानते हैं x। इस तरीके x ऑक्सीजन का होता है माइनस का 2 और टोटल है 4, है ना, टोटल 4 ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से करेंगे तो ये प्लस का 1 प्लस x और इधर माइनस का 8 इक्वल टू 0। इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो आएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो उस पार जाएगा तो प्लस का 7। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल के आ रहा है, प्लस का 7 निकल के। ठीक, तो इस तरीके से क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों में हमने देखा हाइपोक्लोरस अम्ल, क्लोरस अम्ल और परक्लोरिक अम्ल। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक। चौथा है क्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल। क्लोरिक अम्ल का सूत्र अगर देखें तो ये होता है HClO3, HClO3 क्लोरिक अम्ल का। इसकी संरचना अगर देखें तो संरचना कुछ इस तरीके से होगी, ClOH डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये जो है
है ना, क्लोरिक अम्ल, ये क्या है, क्लोरिक अम्ल। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या की बात करें, ऑक्सीकरण संख्या, तो जिसका हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालना रहता है उसको हम मानते हैं एक्स। ऑक्सीजन का होता है -2 और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 प्रेजेंट है और टोटल ऑक्सीकरण संख्या 0। इसको अगर बना के देखें तो प्लस का 1 प्लस एक्स माइनस का 6 इक्वल टू 0, देन इसको इसके साथ घटाएंगे तो x माइनस का 5 इक्वल टू 0, तो 5 को उस पार ले जाएंगे तो प्लस का 5। तो यहाँ पे क्लोरीन का जो है ऑक्सीकरण संख्या कितना आता है, प्लस का 5 निकल के आता है। ठीक है, तो ये हो गया क्लोरिक अम्ल। इस तरीके से हमने देखा हाइपोक्लोरस अम्ल, क्लोरस अम्ल, क्लोरिक अम्ल और परक्लोरिक अम्ल। चलिए नोट कर लीजिए। ठीक हो गया, चलें। ठीक, अब बात करते हैं कि हैलोजन हमें पृथ्वी पर कहां मिलता है, किस रूप में मिलता है, किन के साथ मिलते हैं। ठीक, तो लगाइए हेडिंग प्राप्ति। प्राप्ति, तो सबसे पहले फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है, जो नेचर में पाया जाता है, वो फ्लोरो एपेटाइड्स के रूप में पाया जाता है। फ्लोरो एपेटाइड्स, फ्लोरो एपेटाइड्स के रूप में पाया जाता है। ये होता है CA3PO4 ट्वाइस एंड CaF2। ठीक है, फ्लोरोटाई, ठीक, फ्लोरोएपेटाइड्स के रूप में जो है पाया जाता है। CA3PO4 एंड 2 CaF2। ठीक है, ओके, ठीक। फिर अगला जो है ये होता है फ्लोरिस्पार। फ्लोरिस्पार CaF2, फ्लोरिस्पार CaF2 इस रूप में जो है नेचर में पाया जाता है। ठीक, फिर क्रायोलाइट Na2AlF6, क्रायोलाइट, तो क्रायोलाइट में से भी फ्लोरीन को निकाला जाता है। ठीक, Na2AlF6, Na2AlF6, क्रायोलाइट से भी फ्लोरीन को जो है निकाला जाता है। ठीक, देन क्लोरीन, क्लोरीन किस प्रकार से पाया जाता है, तो ये जो है क्लोरोएपेटाइड्स के रूप में पाया जाता है, यहां से भी निकाला जाता है क्लोरोएपेटाइड्स, क्लोरोएपेटाइड जिसका सूत्र है CA3PO4 ट्वाइस एंड CaCl2। यहां से जो है क्लोरीन को अलग किया जाता है। ठीक, फिर क्लोरीन नेचर में पाया जाता है साधारण नमक के रूप में, साधारण नमक में से भी क्लोरीन को निकाला जा सकता है। आप सभी जानते हैं साधारण नमक NaC। ठीक, देन ये कार्नेलाइट KClMgCl2 एंड 6H2O कहां से अपन निकाल सकते हैं, कार्नेलाइट से, कार्नेलाइट से भी निकाल सकते हैं KClMgCl2 एंड 6H2O। तो कार्नेलाइट से भी जो है क्लोरीन को अलग किया जा सकता है। ठीक, देन ब्रोमीन, ब्रोमीन जो होता है इसका अच्छा खासा स्रोत जो है वह समुद्री जल है। कहां से लेते हैं, समुद्री जल, समुद्री जल में जो है ब्रोमीन की प्रचुर मात्रा होती है, समुद्री जल में। ओके, ठीक है, उसके बाद बात करें आयोडीन की, आयोडीन की बात करें अगर,
तो इसको निकालते हैं कैलीचे से, यानी कि NaNO3 प्लस NaIO3, कैलीचे से निकाला जाता है, NaNO3 प्लस NaIO3। ठीक है, तो यहां से आयोडीन को जो है प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो चलिए ये हो गए इनके प्राप्तियां, इनको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले। हो गया? ठीक, चलिए अब देखते हैं हैलोजन द्वारा अधातुओं का प्रतिस्थापन। ठीक, किन किन अधातुओं को ये प्रतिस्थापन करेंगे। ठीक, ओके, चलिए अधातुओं का प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन यानी उनको हटा के खुद उनके जगह पर जाके जुड़ना। ठीक, प्रतिस्थापन देखते हैं कौन किसको हटाता है। ठीक, तो इसको समझने के लिए अगर हम इनकी बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से इनका क्रम होता है। तो इस क्रम को मैं उल्टा कर देता हूं, उल्टा कर दूं तो इसका मतलब हो गया ऊपर में आएगा आयोडीन, फिर आएगा ब्रोमीन, फिर आएगा क्लोरीन, फिर आएगा फ्लोरीन। तो इसको हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, है ना, उल्टा किया। ठीक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से। ठीक, तो यहां पे मैं एक चीज लिख देता हूं, जो ट्रिक है इसको बोल सकते हो आप AK47, है ना। इससे आप समझना कि हमेशा केवल अपने से ऊपर वाले को हटाएगा, है ना, इसमें से जो इनके ऊपर हैं उन्हीं को हटाएंगे, हमेशा अपने से ऊपर वाले को हटाएंगे, को हटाएगा। ठीक है, हमेशा अपने से जो ऊपर है उसी को हटाएगा। ठीक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हटा सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हटाएगा, ब्रोमीन, आयोडीन, उसमें से नीचे वालों को ये नहीं हटा पाएगा। ठीक है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे अपने से ऊपर वाले को हटाएगा। अगर देखते हैं फ्लोरीन का प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फ्लोरीन का प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखेंगे कि ये धातुओं को कैसे हटाता है। तो इसके संदर्भ में आप पाओगे कुछ इस तरीके से रिएक्शन कि फ्लोरीन कैसे रिएक्शन देगा। तो मान के चलो अपने पास है KCl, फिर अपने पास है KBr, फिर अपने पास है Ki। अब इनके साथ रिएक्शन कराना है फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन जो है यहां से KCl को हटाएगा, KBr को भी हटाएगा, Ki को भी हटाएगा, क्योंकि फ्लोरीन सबसे नीचे है, इसके ऊपर वाले सब हैं, तो ऊपर वालों को सबको ये हटाएंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या बनेगा, KF और यहाँ पे Cl2 बाहर निकलेगी, यहाँ पे KF और यहाँ पे Br2 बाहर निकलेगी, और यहाँ पे KF और यहाँ पे I2 जो है बाहर निकलेगी। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन देगा, अपने से ऊपर वाले सभी को वो हटाएगा। ठीक, अब बात करते हैं क्लोरीन के संदर्भ में। क्लोरीन क्या करेगा, ठीक, यहां पे देखते हैं KF, KBr और KI। आप देख पाएंगे कि क्लोरीन से नीचे है फ्लोरीन, है ना, तो फ्लोरीन को ये हटा नहीं पाएगा, तो यहां पे नो रिएक्शन, जब हटाएगा नहीं तो फिर यहाँ पे नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया यहाँ पे शो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करेगा KCl और यहाँ से Br2 जो है बाहर निकलेगी, और यहाँ पे बनेगा KCl और यहाँ पे जो है I2 जो है बाहर निकलेगी। ठीक, अब देखते हैं ब्रोमीन की अभिक्रिया। ब्रोमीन कैसे करेगा, ब्रोमीन के साथ होने वाली रिएक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं KF, फिर KCl, देन KI। तो ब्रोमीन के ऊपर केवल आयोडीन है, तो केवल वो आयोडीन को हटाएगा, बाकी रिएक्शन जो है वो देगा नहीं। KF के साथ भी नो रिएक्शन,
यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं देगी, केवल यहाँ पे होगा, क्या होगा, यहाँ पे बनेगा KBr और आयोडीन जो है बाहर निकलेगा। ठीक, इस तरीके से रिएक्शन करेगा। और आयोडीन के साथ अगर देखें, है ना, आयोडीन के साथ अगर देखें तो वो क्या करेगा, तो इसे समझने के लिए अपन देखते हैं, आयोडीन के लिए खींच के देखते हैं। ठीक, आयोडीन ना ही KF को हटाएगा, ना ही KCl को हटाएगा, ना ही KBr को हटाएगा, इनके साथ ये कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। तो किसको हटाएगा भाई, तो इसके लिए अपन एक ले लेते हैं KI। ठीक, KI, तो इनके साथ जो है ये क्रिया करेगा और KI3 इस रूप में जो है बना लेगा। ठीक, ओके, तो ये हो गया अधातुओं का प्रतिस्थापन। तो हमेशा आपको याद रखेंगे कि इसको उल्टा कर देंगे इस को, और हम अपने से ऊपर वाले को ही हमेशा ये क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ओके, हो गया। ठीक, चलिए। ठीक, अब देखते हैं इनकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं। तो फ्लोरीन की क्षार के साथ क्रिया, F2 की क्षार से क्रिया, फ्लोरीन की जो है क्षार से क्रिया। तो फ्लोरीन क्षार से क्रिया करेगा कुछ इस तरीके से। क्लोरीन का भी हम लोगों ने पहले देखा था, तो यहां पे देख लीजिए एक बार फ्लोरीन किस तरीके से। F2 रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। याद रखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ठंडा होगा और ये कैसा होगा, तनु होगा। ठीक, इन दोनों के बीच में क्रिया होगी और ये बनाएगा NaF H2O और H2O और OF2। ठीक है, इस तरीके से जो है फ्लोरीन इनके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक, अब क्या करते हैं, फ्लोरीन की क्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यहाँ पे ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड गर्म होगा, साथ में ये जो है सांद्र होगा। ठीक, ये इनके साथ क्रिया करता है, इनके साथ क्रिया करके जो है ये बनाता है NaF और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है बाहर निकलती है। ठीक है भाई, ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया हो गई क्षार के साथ, फ्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया हो गई क्षार के साथ। ठीक, अब देखते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन की अभिक्रिया जल के साथ। F2 तथा Cl2 की क्रिया H2O के H2O से। ठीक, जल के साथ इनकी क्रिया को देखते हैं कि ये कैसे क्रिया करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोरीन, क्लोरीन जब पानी से क्रिया करता है तो ये बनाता है HCl और HOCl। ठीक, HOCl। ठीक है भाई, ये क्लोरीन इस तरीके से। फ्लोरीन की क्रिया अगर देखें, फ्लोरीन वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब क्रिया करता है ना, तो यहाँ पे 9 अणु और ये 9 अणु भाग लेते हैं। ठीक, ये क्रिया करता है और 18 HF बनाता है, 18 अणु हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल बनाता है और 3 अणु ऑक्सीजन और जो है ये ओजोन बनाता है। ठीक, इस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया जो है फ्लोरीन जो है फ्लोरीन और क्लोरीन जल के साथ देते हैं। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, हो गया। ठीक, अब कुछ अन्य अभिक्रियाओं पे बात करते हैं जिसमें हेलोजन की अन्य अभिक्रियाएं, अन्य अभिक्रियाएं। अन्य अभिक्रिया, सबसे पहले अपन देखते हैं अमोनिया के साथ क्रिया, NH3 अमोनिया के साथ क्रिया करेंगे, इसमें NaOCl है ना, ये अमोनिया के साथ क्रिया करता है और Cl2 बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल बनाता है तथा एमीन निकालता है। ठीक, Cl2 क्लोरीन डाई क्लोरीन बाहर निकलेगा,
वाटर मॉलिक्यूल बनाता है तथा ये बनाता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है भाई, इस तरीके से जो है ये रिएक्शन देता है अन्य रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक, अगला क्लोरीन की क्रिया H2O2 के साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ कराने पर जो है यह HCl और ऑक्सीजन देता है। क्लोरीन की क्रिया H2O2 के साथ जब कराते हैं तो क्लोरीन जो है यहाँ पे HCl बनाता है और ऑक्सीजन गैस जो है बाहर रिमूव करता है। ठीक है भाई, देन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की क्रिया कराते हैं सिलिका से, HF की क्रिया कराते हैं SiO2 से। ठीक, HF की क्रिया कराएंगे किससे? FiO2 से, तो ये बनाता है H2SiF6, H2SiF6। ठीक है, क्या बनाएगा? H2SiF6। इसका नाम है हेक्साक्लोरो सैलिसिलिक अम्ल, हेक्साक्लोरो सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, हेक्साक्लोरो सैलिसिलिक अम्ल, हेक्साफ्लोरो सैलिसिलिक अम्ल। ठीक, तो ये कुछ रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट है HClO3 को 373 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म करने पर, HClO3 373 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो ये बनता है ClO2, O2 और H2। ठीक है भाई, ClO2 प्लस O2 है ना, फिर वाटर मॉलिक्यूल जो है अलग हो जाता है। ठीक, इस तरीके से इनके साथ रासायनिक अभिक्रिया जो है यह देती है। अगला क्रिया कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ठीक, I2O5 कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो ये बनाता है I2 और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये बनाएगा आयोडीन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक, देन अगली क्रिया कराते हैं Na2H2 और O3, Na2H2 और O3 इनकी क्रिया कराते हैं आयोडीन के साथ। आयोडीन से क्रिया कराने पर यह बनाता है Na2H2S4O6 और Na सोडियम आयोडाइड। ठीक है, Na2S4O6 प्लस Na। तो इस तरीके से ये कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ठीक, जो हैलोजेंस द्वारा किए जाते हैं। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम चालू करेंगे समूह 18 के तत्व, अक्री गैसें या नोबेल गैस। ठीक, जल्दी से इसको नोट कर लें। ओके, हो गया। ठीक, इस तरीके से समूह 18 के तत्व जो है कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखते हैं, सॉरी, समूह 17 के तत्व जो है कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखेंगे समूह 18 के तत्व, उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस या अक्रिय गैस। ठीक, लगाइए हेडिंग समूह 18 या वर्ग 18, समूह 18 अक्रिय, नोबल या उत्कृष्ट गैस है। ठीक, इनको जो है कहा जाता है। ठीक, इनमें कौन कौन से आते हैं? इनमें आते हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडान एंड जेनान, जेनान एंड रेडान। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान एंड रेडान। ठीक, ये तत्व हैं जो समूह 18 में आते हैं। ठीक, समूह 18 के तत्वों के लिए, समूह 18 के तत्व जो है आसानी से रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते तथा ये यौगिक नहीं बनाते। समूह 18 के तत्व रासायनिक अभिक्रियाओं
अभिक्रियाओं में आसानी से भाग नहीं लेते तथा यौगिक भी नहीं बनाते नहीं बनाते हैं। ठीक, क्यों नहीं बनाते हैं इसका कारण, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश पूरी तरह से भरे होते हैं। कारण क्यों नहीं बनाते, इसका कारण क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं। ठीक, इनके बाह्यतम कोश में जो है इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इस कारण जो है ये आसानी से बंध बनाते नहीं है और भाग भी नहीं है। ठीक है भाई, अब देखते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्रम, यहां पे एक अपवाद है ना, इसमें क्रम देखें तो हीलियम, ठीक, हीलियम के बाद आता है रेडॉन, फिर आता है जेनॉन, क्रिप्टॉन और आर्गन का जो है लगभग बराबर होता है, और इसके बाद आता है नियॉन। ठीक, तो सबसे ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता हीलियम का होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता हीलियम का होता है, और सबसे कम जो है नियॉन। ठीक, सबसे कम नियॉन का होता है। ठीक, ओके। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन को जोड़ना होता है, जोड़ने से निकलने वाली ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने से निकलने वाली ऊर्जा या होने वाली ऊर्जा में परिवर्तन, प्रवेश करने से निकलने वाली ऊर्जा, या फिर इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने से उस परमाणु की ऊर्जा में कोई जो परिवर्तन आता है वही इलेक्ट्रॉन बंधुता। देन इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए बहुत अधिक बल लगाना पड़ेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए बहुत अधिक बल लगाना पड़ेगा, तभी जाके मुश्किल से जो है इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकता है। ठीक, इसी कारण है ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते और बहुत कम यौगिक बनाते हैं। तो इनमें बनने वाला जो सबसे पहला यौगिक था, जिससे पहला यौगिक बनाने की जो सफलता मिली वैज्ञानिकों को, तो वो था XePtF6। XePtF6, ठीक है भाई, ये पहला यौगिक था जिसको जो है बनाने में सफलता मिली। उसके बाद जो है KrF2 और RnF2, इन यौगिकों को भी जो है बनाया गया। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, लीजिए स्क्रीनशॉट। नहीं दिख रहा है क्या? इसके बाद बना KrF2, फिर बना RnF2। ठीक है, चले, हो गया। ठीक, नेक्स्ट अब देखते हैं इनकी निर्माण विधियां। निर्माण विधियों पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अक्रिय गैसों का निर्माण जो है
या फिर इन यौगिकों का निर्माण किया जाता है। अक्रिय गैसों के इन यौगिकों का निर्माण किया जाता है। ठीक, निर्माण विधि। निर्माण विधि, सबसे पहले जेनान को रिएक्ट कराए फ्लोरीन से। जेनान का रिएक्शन फ्लोरीन, जेनान की यहाँ पे अधिक मात्रा, जेनान का रिएक्शन कराते हैं फ्लोरीन के साथ। ये रिएक्शन कराते हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक, 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर तथा एक वायुमंडलीय दाब या फिर एक बार दाब पर। ठीक, तो ये बनता है ZeF2। ठीक है, ZeF2। ठीक, देन क्रिया कराते हैं, जेनान की रिएक्शन कराते हैं फ्लोरीन के साथ ही फ्लोरीन के दो अणुओं के बीच में। ठीक, अब यहां पर जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर बढ़ के हो जाता है 600 डिग्री सेंटीग्रेड और 7 वायुमंडलीय दाब यानी कि 7 बार। ठीक, इतने बार में जो है टेम्परेचर में इनके दाब में जो है रिएक्शन कराते हैं, तब जाके ये बनता है XeF4। ठीक, देन रिएक्शन कराते हैं, जेनान लेते हैं और क्लोरीन के 3 अणुएं लिया जाता है, फ्लोरीन के 3 अणुएं लिया जाता है। अब इनके बीच में जो टेम्परेचर होती है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। देन यहाँ पर जो वायुमंडलीय दाब है वह 60 से 70 वायुमंडलीय दाब यानी कि इतने बार दाब लिया जाता है, तब जाके ये बनता है ZeF6। ठीक है, ZeF6। ठीक, इस तरीके से। अब देखते हैं ZeF6 और पानी की क्रिया। टू में H2O की क्रिया, H2O से क्रिया। इनकी क्रिया देखेंगे H2O के साथ किस तरीके से। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा इनका क्या करें, जल अपघटन, जल अपघटन। ठीक, तो सबसे पहले ले लेते हैं ZeF2, इसकी क्रिया कराएंगे पानी के साथ। तो पानी के साथ क्रिया कराते हैं तो ये क्या कर लेता है, ये जेनान अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल बना। ठीक है, देन क्रिया कराते हैं ZeF4 का, ZeF4 का रिएक्शन कराएंगे पानी के साथ। पानी के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे जो है ये फिर से ZeO2 और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में अलग हो जाता है, साथ ही ये जो है एक ZeO3 भी बना देता है। ठीक है, ओके। अब क्रिया कराते हैं तीसरा ZeF6 का। ZeF6 की क्रिया कराते हैं पानी के अणु के साथ। इसके साथ जब पानी के अणु के साथ जब क्रिया कराते हैं तो ये बना लेता है ZeOF4, ZeOF4। ठीक है, साथ में ये बनाता है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ठीक, क्या बनाता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ठीक है, अब ये जो बना है ZeOF4, ठीक, तो इसके साथ क्या करते हैं, फिर से इसका जल अपघटन कराया जाता है। इसका जब जल अपघटन कराते हैं तो जल अपघटन कराने पर यह बनाता है ZeO2F2। फिर इसका जल अपघटन कराते हैं, ZeO2F जो बना इसका जल अपघटन कराते हैं तो ये फिर जाके ZeO3 बना लेता है। ठीक, तो इस तरीके से ये अक्रिय गैसों के यौगिकों का निर्माण किया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, तो ये था अक्रिय गैसें, नोबेल गैस। ठीक, उत्कृष्ट गैसें। तो इस तरीके से हमारा पी ब्लॉक का तत्व आज यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो आप इन सारे वीडियोस को लगातार देखिए, नोट्स बनाइए और परीक्षा के लिए जो है अच्छे से तैयार करें। ठीक, तो अगले दिन आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।